जय हिंद दोस्तों। मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए थे और कब हुए थे और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर मॉडर्न हिस्ट्री से, आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से अक्सर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको 2 सीरीज़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सीरीज़ लाया गया है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी आंदोलन थे और उनके वर्ष। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग बंग भंग आंदोलन। याद रखिएगा, हम लोग बंग भंग आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत कांग्रेस अधिवेशन से लेकर के हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग माउंटबेटन प्लान और भारत की आज़ादी तक जाएंगे। तो आज चर्चा करते हैं हम लोग बंग भंग आंदोलन 1905 में जो हुआ था, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, उनके बारे में। तो यह आंदोलन किस लिए हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में इस आंदोलन को किया गया था। किसके विरोध में? बंगाल जब विभाजन हुआ था, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बंगाल विभाजन का कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन ने जो दिया था कि अविभाजित बंगाल में होने वाली प्रशासनिक दिक्कतों को उन्होंने मेन कारण बताया था। उन्होंने बताया था कि इस विशाल क्षेत्र में इतनी जनसंख्या आबादी वाले एक प्रांत को एक प्रशासकीय केंद्र से बेहतर प्रशासन देना काफ़ी मुश्किल कार्य था, इसीलिए वो बंगाल का विभाजन कर रहा है। लेकिन जो इसका वास्तविक कारण था वो क्या था कि जो बंगाल में है वो क्या है? बंगाल में वास्तविक कारण ये था कि उभरते राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था बंगाल, इसीलिए राष्ट्रीय भावनाओं को कमज़ोर करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया गया था। तो उसी के लिए एक आंदोलन खड़ा हो गया, स्वदेशी आंदोलन जिसे कहा जाता है, 1905 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। तो याद रखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोग से की गई थी। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे 1 अक्टूबर 1906 में 35 मुस्लिम जो शिष्टमंडल थे वो आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में शिमला में किससे मिलते हैं? लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। और इस शिष्टमंडल ने वायसराय को मुसलमानों की राजभक्ति का विश्वास दिया। और 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब वकार उल मुल्क के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उसी दिन से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अस्तित्व में आ गई। मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वो तो कौन थे? मुस्लिम लीग के जो वकार उल मुल्क, मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वो वकार उल मुल्क थे और वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। जबकि इसके पहले मानद या स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आगा खां को इनका पहला स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, आगा खां को। ये मुस्लिम लीग हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांग्रेस का बंटवारा, जिसे हम लोग, ये जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में मतभेद गहराते चले जा रहे थे। ये कब? बंग भंग आंदोलन के बाद से ही दोनों में कार्यशैली पर प्रश्न उठते गए। और सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, ये कहाँ पर हुआ था? ये सूरत में हुआ था। तो इसीलिए इसे सूरत कांग्रेस अधिवेशन भी कहा जाता है। तो इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी के बीच मतभेद गहराते चले गए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, जो सूरत अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी। और कहा जाता है कि इस अधिवेशन में सदस्यों में मारपीट भी हो गई थी। नेक्स्ट चलते हम लोग होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? तिलक जी के द्वारा हुआ था, बाल गंगाधर तिलक। और किसके द्वारा? एनी बेसेंट। ये दोनों शख्स हैं किससे? होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो होम रूल आंदोलन था क्या? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस एक आंदोलन को अंजाम दिया गया, भारतीयों द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस एक आंदोलन को अंजाम दिया गया, उसे ही हम लोग होम रूल आंदोलन कहकर कब पुकारा गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका मोटो क्या था होम रूल आंदोलन का? कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए
हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? स्वशासन प्राप्त करना। किस प्रकार स्वशासन प्राप्त करना? शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलनों के तरीके से। इसीलिए होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1916 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट है क्या? जब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने मजूमदार ने इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में जो अलग हो गए थे सूरत कांग्रेस अधिवेशन में 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, वही जाकर के तिलक और एनी बेसेंट के मदद के कारण लखनऊ में 1916 में क्या हुआ था? अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी मिलकर के फिर से एक हो गए थे। नरमपंथी और गरमपंथी क्या हुए? दोनों मिलकर के फिर से एक हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ गया था? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया था। और ये था क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा क्या था कि 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। तो 1917 में जो भारत सचिव थे उनका नाम था मॉन्टेग्यू। तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह नीति है। उन्होंने क्या की? मॉन्टेग्यू ने, भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह नीति है। क्या नीति है? कि जो भारतीय प्रशासन में, जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा? भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाएगा और स्थानीय स्वशासनों को क्रमिक रूप से विकास किया जाएगा। ये था आपका मॉन्टेग्यू घोषणा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड आपका जो भी आएगा, जलियांवाला बाग आएगा, उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला भी। तो रॉलेट एक्ट देखते हैं कब है? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। जो ब्रिटिश सरकार ने 1917 में एक है सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। कब किया था? 1917 में। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और इस समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और इस रिपोर्ट के माध्यम से आधार पर 19 मार्च 1919 को जो अधिनियम पारित हुआ उसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट के द्वारा किसी भी भारतीयों को, कोई भी इंडियन रहेगा, उसको राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर ही, अगर संदेह भी हो गया ब्रिटिश सरकार को, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और आपको कोई भी वकील भी नहीं दिया जा सकता था। आप किसी वकील से भी संपर्क नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में है हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था आपका कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत 10 अप्रैल 1919 को, कितना, कब? 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो 2 अत्यंत प्रसिद्ध नेता थे, कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल। पहला थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को रॉलेट एक्ट के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया था। और इन्हीं अरेस्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को एक क्या हुआ था? एक समारोह हुआ था। और इसी दिन बैसाखी का भी पर्व था, इसीलिए वहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। और इसी सभा में सैन्य जनरल कौन थे? माइकल ओ डायर। जो माइकल ओ डायर थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और वहाँ चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें थी, रास्ता एक ही था बाहर निकलने का, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो टर्की के साथ युद्ध प्रांत के बाद सद्व्यवहार किए जाने के जिन शर्तों पर जो ब्रिटिश सरकार थी, भारतीय मुसलमानों के सहयोग लिए थे, भारतीय मुसलमान सहयोग देने के लिए ब्रिटिश सरकार को तैयार थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा
तो टर्की के साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने टर्की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए भारतीय जो मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए, खफा हो गए। और सितंबर 1919 को क्या हुआ, अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। 19 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी रिलेटेड किससे है? एक हंटर कमीशन है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। यह हंटर कमेटी है। तो हंटर कमेटी क्या है और ये अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? 18 मई 1920 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। तो हंटर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के विरोध में ही पूरे भारत में उसका विरोध चल रहा था। उसी के विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। इस कमेटी में कितने मेंबर थे? 8 सदस्यीय ये कमेटी थी, जिसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। 3 भारतीय भी हंटर कमेटी में शामिल थे। और इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे घटना पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया। ये हो गया आपका हंटर कमेटी। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में जो CR दास थे, चितरंजन दास CR दास जो थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को रखा। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में भी, कांग्रेस का जो संविधान था उसमें भी परिवर्तन किया गया, लोगों के लिए परिवर्तन किया गया, ताकि कांग्रेस का जो जनाधार है उसको और मजबूती मिले और उसका जनाधार का विकास हो। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसमें 2 प्रकार के गांधी जी 2 प्रकार के कार्यक्रम पर जोड़ दिए थे। 2 प्रकार के कार्यक्रम कौन थे? एक था आपका सकारात्मक कार्यक्रम, पॉजिटिव कार्यक्रम, एक था आपका नेगेटिव कार्यक्रम। तो जो सकारात्मक कार्यक्रम थे, पॉजिटिव कार्यक्रम में क्या लिया गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, चरखा काटना, सूत काटना इत्यादि। जबकि नकारात्मक में किसे लिया गया था? नकारात्मक में किया गया था चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देंगे, उपाधियों को लौटा देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे इत्यादि। ये असहयोग आंदोलन के 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो गांधी जी के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ क्यों था तो और कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के जो चल रहा था, चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। क्यों हुआ? क्योंकि चौरी चौरा कांड ये घटना थी क्या? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहीं की ये घटना है। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो असहयोग आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों ने क्या किया? एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इसीलिए गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से हताश होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बंग भंग आंदोलन 1905 से लेकर के चौरी चौरा कांड 1922 तक देख लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास है हम लोग उसमें देखेंगे, आगे देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना से लेकर के स्वराज पार्टी की स्थापना, उसके बाद की घटनाएं, साइमन कमीशन देखेंगे, और फिर जो नेहरू रिपोर्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, माउंटबेटन प्लान है, और भारत की आज़ादी तक 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक, भारत की आज़ादी तक की सारी घटना का विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब्बा खैर, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।